सुदेश कहता है, हाँ जीजा जी मैं समझ गया, मुझे गुफा वाली मायाधारी। सुदेश ने इतना ही कहा था कि दिलीप उसे टोकते हुए कहता है, अरे क्या कर रहा है मूर्ख, इस तरह उनका नाम नहीं लेते। तुझे पता भी है वो कौन है? वो सब जानती है, उनके नाम से ही ये डायन चुड़ैल राक्षस सब डरते हैं, क्योंकि वो खुद एक। इतना कहकर दिलीप चुप हो जाता है। उसके चेहरे का डर इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि मायाधारी वो औरत थी जिसके बारे में सिर्फ सोचकर ही दिलीप हिचकिचा रहा था। सुदेश अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, सॉरी जीजा जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दिलीप सुदेश से कहता है, रास्ता समझ आ गया है ना तुझे? हाँ जीजा जी समझ आ गया है, रास्ता तो मैंने याद कर लिया है, पर यदि आप भी साथ चलते तो अच्छा होता, आसानी होती वहां पहुंचने में, ज्यादा कठिनाई नहीं होती। चलने के लिए तो मैं तेरे साथ चल दूं, पर तू देख रहा है ना गांव की हालत, अगर मैं भी तेरे साथ चलूंगा तो गांव वाले सोचेंगे कि यक्षिणी के डर से मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ। सुदेश दिलीप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ जीजा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, वैसे भी आजकल इन गांव वालों का कुछ ज्यादा ही मुंह खुल रहा है, ये सब ना वो भूपेंद्र बख्शी के कारण हो रहा है, वही भड़काता रहता है सब गांव वालों को आपके खिलाफ। सही कहा तूने, इस भूपेंद्र बख्शी को तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी यक्षिणी को देख लेते हैं। तू आज रात में ही निकल जाना गुफा वाली मायाधारी के पास जाने के लिए, वहां पर जाने में भी तो वक्त लगेगा। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, क्या आज रात ही निकलना पड़ेगा जीजा जी? हाँ और नहीं तो क्या, वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्द से जल्द उस यक्षिणी को कैद करना है अमावस्या आने से पहले, इसलिए अभी घर चल, जो सामान बताया है उसे अपने साथ रख और निकल जा गुफा वाली के पास जाने के लिए। ठीक है जीजा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। रात के 8 बज गए थे और इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में युग और अभिमन्यु अभी तक बैठे हुए थे। वर्चस्विनी ने कछुआ और कायर को अभी तक नहीं छोड़ा था। युग और अभिमन्यु बेंच पर ही बैठे बैठे थक गए थे। वर्चस्विनी और चार्ली वहीं पर कुर्सी पर बैठे हुए थे। युग उदासी के साथ वर्चस्विनी के पास जाता है और उससे पूछता है, वर्चस्विनी मैम अभी तक नहीं हुई क्या पूछताछ, रात हो गई है। वर्चस्विनी युग पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये 10वीं बार आ रहे हो तुम मेरे पास, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? कहा ना अभी अंदर इंक्वायरी चल रही है, जैसे ही खत्म होगी छोड़ दिया जाएगा उन दोनों को। अब अगर एक बार और तुम मुझसे फिर यही सवाल पूछने आए ना तो सीधे अंदर कर दूंगी, समझे तुम? अभिमन्यु बेंच पर बैठे हुए धीरे से युग को आवाज लगाते हुए कहता है, ओए युग वापस आ जा यार, वापस आ जा, मुझे अंदर नहीं जाना। युग लटका हुआ चेहरा लेकर वापस से अभिमन्यु के पास जाकर बैठ जाता है। चार्ली धीरे से, ताकि युग और अभिमन्यु को उनकी आवाज सुनाई ना दे, वर्चस्विनी से पूछता है, मैडम जी और कब तक बैठाकर रखना इन्हें? हमारी इंक्वायरी तो कब की पूरी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, सुबह से 10 बार उनसे एक ही सवाल बार बार पूछ चुका हूँ, पर दोनों ने वही जवाब दिया है। और आप ही बताइए, अगर ये दोनों मोहित के खूनी होते तो इनके कहीं ना कहीं तो फिंगरप्रिंट मिलने चाहिए थे ना, वो भी नहीं मिले हमें। बात तो तुम्हारी सही है चार्ली, पर मुझे नहीं लगता ये दोनों बेकसूर हैं, कुछ न कुछ तो ये जरूर छिपा रहे हैं दोनों हमसे। मैडम ये दोनों बहुत सीधे हैं, मुझे नहीं लगता हमारे इतने टॉर्चर करने के बाद भी ये कुछ छुपाएंगे। चार्ली अक्सर सीधे लोग ही बहुत टेढ़े काम करते हैं। मैडम जी मेरी बात मानिए तो हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। यदि दिलीप जी को ये बात पता चल गई कि हमने उनके गांव के 2 लड़कों को इतनी देर तक बिठा कर रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर से उसके छोटे भाई का बेटा युग भी यही है। आप जानती नहीं, ये गांव है, यहाँ सरकार से ज्यादा दिलीप जी की चलती है। वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए कहती है, तुम मुझे डरा रहे हो चार्ली? नहीं मैडम, मैं भला आपको क्यों डराऊंगा, मैं तो बस आपको यहाँ के माहौल के बारे में बता रहा था। आप यहाँ पर नई आई है ना मैडम, इसके दोस्तों के चेहरे देखिए कैसे उतरे हुए हैं, उनके लिए ही छोड़ दीजिए। ठीक है चार्ली, तुम कह रहे हो तो छोड़ रही हूँ, वरना मैं तो सोच रही थी इन चारों को आज यहीं पर रात बिताने दूं, पर छोड़ दो इन्हें, पर कह देना गांव से कहीं बाहर ना जाएं, समझे? जी मैडम जी कह दूंगा। चार्ली इंक्वायरी रूम में जाता है और अंदर से कछुआ और कायर को बाहर लेकर आ जाता है। जब युग और अभिमन्यु कछुआ और कायर को देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। युग कायर को गले लगाते हुए कहता है, तू ठीक तो है ना यार? कायर कहता है, हाँ यार ठीक हूँ। अभिमन्यु फटाक से कायर से पूछता है, इन लोगों ने क्यों बुलाया था तुम्हें? क्या इंक्वायरी चल रही थी अंदर? वर्चस्विनी ये बात सुन लेती है और जानबूझकर खांसने लग जाती है। कायर वर्चस्विनी को देख लेता है और अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू पागल है, देख तो लिया कर हम कहाँ पर हैं, कहीं भी कोई सा भी सवाल पूछ लेता है, तेरा क्या हमें वापस अंदर भिजवाने का प्लान है? अभिमन्यु कुछ नहीं कहता क्योंकि वो समझ गया था कि कायर उसे क्या समझा रहा था। युग, कायर और अभिमन्यु वहां से जाने लग जाते हैं, पर कछुआ तो अभी भी वर्चस्विनी को ही देखे जा रहा था। वो उसके प्यार में पूरी तरह डूब गया था। अभिमन्यु कछुए को हिलाते हुए कहता है, अरे कछुए तुझे घर नहीं चलना क्या? कछुआ वर्चस्विनी की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, नहीं यार, अब मेरा तो यही घर है, मेरा ससुराल, मेरा बस चले तो मैं यहाँ से जाऊं ही ना। अभिमन्यु अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है तू यहीं रुक, मैं 2 मिनट अलविदा कहकर आया। इतना कहकर कछुआ फटाक से वर्चस्विनी के पास पहुंच जाता है और कहता है, अच्छा मैडम जी अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे।
वर्चस्विनी कहती है, हाँ जरूर मिलेंगे और अगली बार पूरे सबूतों के साथ मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे कि कैद से फिर कभी नहीं निकल पाओगे। कछुआ फुसफुसाते हुए कहता है, मैं तो पहले ही आपके दिल की कैद में कैद हो चुका हूँ, जहाँ से मुझे जिंदगी भर रिहाई नहीं मिलेगी। कछुआ कुछ कह पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लग जाता है। वर्चस्विनी चार्ली से पूछती है, चार्ली ये कछुआ थोड़ा पागल है क्या? चार्ली हंसते हुए जवाब देता है, थोड़ा नहीं मैडम, मुझे तो ये पूरा पागल लगता है। इतना कहकर चार्ली जानबूझकर अपनी पैंट के अंदर हाथ डालता है और उसमें से 2 मोबाइल निकालते हुए कहता है, अरे मैडम इन दोनों के मोबाइल तो मैं देना ही भूल गया, जो इंक्वायरी के वक्त हमारे पास जमा था, मैं अभी देकर आता हूँ। ठीक है। जब चार्ली पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कायर, कछुआ, युग और अभिमन्यु बाइक के पास खड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चार्ली के ही आने का इंतजार कर रहे थे। चार्ली जैसे ही उनके पास पहुंचता है, अभिमन्यु झट से कहता है, इन दोनों के मोबाइल? चार्ली कायर और कछुए का मोबाइल दिखाते हुए कहता है, ये रहे उनके मोबाइल, पर पहले बाकी के बचे हुए पैसे दो। अभिमन्यु अपना पर्स निकालता है और उसमें से 2000 का नोट चार्ली को देते हुए कहता है, 2000 पहले दे चुका था और ये रहे बाकी के बचे हुए 2000। जैसे ही अभिमन्यु 2000 का नोट चार्ली को देता है, चार्ली अभिमन्यु के हाथ में दोनों मोबाइल देते हुए कहता है, पहले ही सेटिंग कर लेते तो मैं कब का इन दोनों को बाहर निकलवा देता। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, हमें थोड़ी पता था कि आप खाते हो, वो तो एक आदमी को आपको रिश्वत देते हुए देखा तो समझ गए कि आप ही यहाँ पर काम के आदमी हो। ये बताइए कहीं इसमें आपकी वो मैडम का भी हिस्सा तो नहीं है? चार्ली हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे पागल हो रहे हो क्या, वो तो बड़ी ईमानदार है, एक पैसा तक किसी का नहीं खाती। वो तो हम ही हैं, पर क्या करें, अब सरकार के पैसे से थोड़े घर चलता है, यहाँ वहाँ हाथ मारना ही पड़ता है। कायर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, यार पैसे देने की क्या जरूरत थी, वैसे ही वर्चस्विनी मैम छोड़ देती हमें। चार्ली चिढ़ते हुए कहता है, पागल हो रहे हो क्या बे, उनका तो तुम्हें रात भर हवालात में ही बिठाने का मन था, और हो सकता है कल रात भी यहीं पर कटती तुम्हारी इंक्वायरी के नाम पर। वो तो हम ही सिफारिश किए हैं तुम दोनों की, चक्कर चलाए हैं, वरना अभी अंदर ही रहते। चार्ली की बात सुनकर कायर एकदम चुप हो जाता है। चार्ली अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, अब जल्दी निकल लो, यदि मैडम जी का फिर से मूड बदल गया तो फिर अंदर डालना पड़ेगा तुम दोनों को। कछुआ शर्माते हुए कहता है, वैसे तो मैं वापस अंदर जाना चाहता हूँ वर्चस्विनी जी के पास, पर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं इसलिए जाना पड़ेगा। इन पुलिस वालों ने कुछ खाने को भी नहीं दिया सुबह से। युग अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, एक काम करते हैं, बिंदु की दुकान पर चलते हैं, वहीं पर कुछ खा लेंगे। वैसे भी उस बेचारी का सुबह से फोन आ रहा है, कह कह के थक गया हूँ कि 1 घंटे में कायर छूट जाएगा, पर अब जाकर छूटा है ये। कायर मुंह फाड़ते हुए कहता है, मतलब तुम दोनों ने बिंदु को बता दिया कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है? अभिमन्यु कहता है, यार हमने नहीं बल्कि बिंदु ने हम दोनों को बताया था कि तुझे और कछुए को पुलिस ने पकड़ा है। शुक्र मना कि उसने हमें बता दिया और हम यहाँ आ गए, वरना सारी रात अंदर ही रहता, समझा? अब जल्दी चल। अभिमन्यु बाइक पर बैठता है और वो चारों एक ही बाइक से बिंदु की दुकान जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ हवेली में अमोदिता और रजनी आपस में बातें कर रही थी। रजनी अमोदिता से पूछती है, तू ग्रेवयार्ड कोठी गई थी ना युग की फोटो लेने के लिए, तो ले आई? अमोदिता जवाब देती है, नहीं माँ, वहाँ पर युग जी थे ही नहीं, तो उनकी फोटो कैसे खींचती? क्या कहा, वहाँ पर युग नहीं था? हाँ माँ, ग्रेवयार्ड कोठी बंद थी, मैंने तो शाम तक उनका वहाँ पर इंतजार किया पर वो आए ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए थे। कहीं वापस शहर तो नहीं चले गए यक्षिणी के डर के कारण? पागल हो रही है क्या? युग उन लड़कों में से नहीं है जो डर कर भाग जाए, वो बहुत बहादुर है। भूल मत, युग के अंदर उसके पिता का खून दौड़ रहा है, और अनुराग भैया भी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। उस कोठी में अकेले रहते थे, ये जानते हुए भी कि ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। माँ मेरी एक बात समझ नहीं आती, यक्षिणी ने युग के पापा अनुराग फूफा को कुछ क्यों नहीं किया? अरे कैसे कुछ नहीं किया, उन्हें भी तो मार डाला। अनुराग भैया की मौत के बाद ही तो ग्रेवयार्ड कोठी बंद हुई थी ना? हाँ माँ, पर जितना मैंने सुना है अनुराग फूफा तो बहुत पहले से ही उस कोठी में रह रहे थे ना, करीब 5-6 सालों से वे उस कोठी में रह रहे थे, उसके बाद यक्षिणी ने उन्हें मारा था ना? हाँ तो वही तो माँ, अगर यक्षिणी को अनुराग फूफा को अपना शिकार बनाना ही होता तो इन 5-6 सालों के बीच में जो अमावस्या पूर्णिमा पड़ी थी तब मार लेती, इतने सालों बाद क्यों मारा? अरे ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं थी, तेरा दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा तेज चलने लग गया है, सौदाइन के गुण आ रहे हैं लगता है तेरे अंदर। माँ ये सब छोड़ो तुम, और जो मैंने पूछा है उसका जवाब ढूंढो कि आखिर यक्षिणी ने अनुराग फूफा को पहले क्यों नहीं मारा, 6 साल बाद क्यों मारा? रजनी अमोदिता की बात का कुछ जवाब देती उससे पहले ही उस कमरे में सुदेश आ जाता है। सुदेश को देखकर रजनी और अमोदिता की जान हलक में आ जाती है। वो दोनों मन ही मन सोचने लग जाती हैं कि कहीं सुदेश ने उनके बीच की सारी बातें सुन तो नहीं ली। सुदेश रजनी को घूरते हुए कहता है, ये तुम दोनों अनुराग भैया के बारे में क्या बातें कर रही थी? रजनी और अमोदिता घबराने लग जाते हैं कि क्या जवाब दें। सुदेश फिर पूछता है, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। रजनी बहाने बनाते हुए कहती है, वो अमोदिता को ना आज अनुराग भैया की बहुत याद आ रही थी। सुदेश हैरानी के साथ कहता है,
अनुराग भैया की याद आ रही थी, पर क्यों? वो भी 13 साल बाद आज अचानक से। रजनी कहती है, वो युग भी 13 साल बाद आया है ना, तो वही अमोदिता कह रही थी कि युग बिल्कुल अनुराग भैया पर गया है, उन्हीं की तरह दिखता है। अमोदिता भी रजनी का साथ देते हुए कहती है, हाँ पापा, मैं यही बोल रही थी कि युग अनुराग फूफा जी की तरह ही दिखता है। सुदेश कहता है, नहीं अमोदिता, तुम और तुम्हारी माँ दोनों बिल्कुल गलत कह रही हो। रजनी और अमोदिता घबरा जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि सुदेश ने उन दोनों के बीच की सारी बातें सुन ली हैं। रजनी मनी मन सोचने लग जाती है, लगता है वापस से इस पर काला जादू करना पड़ेगा। रजनी ने मन में इतना सोचा ही था कि सुदेश अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, युग अनुराग भैया की तरह नहीं बल्कि भाभी की तरह दिखता है। युग अपनी माँ पर गया है ना कि बाप पर, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि युग के अंदर भी उसके पापा की तरह के गुण हो। अनुराग भैया इतना मस्त लिखते थे ना कि क्या बताऊं, मैं तो उनकी किताबें पढ़कर दीवाना हो जाता था। मैं ही क्या, सब लोग, बस तुम्हारे फूफा जी को उनका लिखना पसंद नहीं था। इतना कहकर सुदेश अलमारी के पास जाता है और उसका दरवाजा खोलकर अपने कपड़े निकालने लग जाता है। रजनी अमोदिता को अपने हाथ से जाने का इशारा कर देती है और अमोदिता वहां से चली जाती है। सुदेश अपने 1-2 जोड़ी कपड़े बैग में पैक करने लग जाता है। रजनी उसे सामान पैक करते देख पूछती है, तुम कहीं जा रहे हो सुदेश? सुदेश मनी मन सोचने लग जाता है, सही है, अमोदिता के जाते ही जी से सीधे सुदेश पर आ गई। ये पत्नियों का यही होता है, कमरे के अंदर कुछ और, कमरे के बाहर कुछ और होती हैं। रजनी सुदेश पर दबाव बनाते हुए पूछती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ सुदेश, तुम कहीं जा रहे हो? सुदेश अपने कपड़े पैक करते हुए कहता है, हाँ रजनी, 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ काम से। रजनी फटाक से पूछती है, किस काम से? सुदेश सामान पैक करना बंद कर देता है और रजनी के पास जाकर धीरे से कहता है, अब तुम्हें तो पता ही है गाँव में क्या चल रहा है, उसी के निवारण के लिए जीजाजी मुझे बाहर भेज रहे हैं। रजनी मनी मन सोचने लग जाती है, लगता है पिछली बार की तरह बड़े भैया ने किसी पुजारी या धर्मगुरुओं को ढूंढ लिया है जो यक्षिणी को कैद कर सकते होंगे। बढ़िया है, यहाँ एक तरफ ये यक्षिणी को कैद करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ मेरी बेटी अमोदिता के लिए युग को पाने के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। रजनी बड़े प्यार से सुदेश से पूछती है, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं जी, कहाँ भेज रहे हैं बड़े भैया आपको?